कंपनी की डेफिनेशन। कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो एक तो मैंने उसका प्रॉपर लॉजिक भी आपको बताया था, समझ आ रहा है? कुछ है कंटेंट की बातें और कुछ है लॉजिक की बातें, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। लॉजिक की बातें आपका पूरा थीम क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको जो लीगल बातें हैं वो याद रहे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो लीगल बातें क्या है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200। समझ में आ रहा है? ये बात कहां लिखी होगी? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में। ट्रांसफर क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड। और पब्लिक इन्विटेशन नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। बाकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। उसमें क्या थी खास बात? जॉइंट मेंबर को सिंगल मेंबर गिना जाएगा, और पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज जिनके पास शेयर्स हैं उनको हम काउंट, आ रहा है समझ में? उस 200 की लिमिट के लिए। क्लियर है? तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। कुछ कंडीशन हमने देखी जो कि लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के। उसके लिए मैंने एक दो क्वेश्चंस दिए थे आपको। आज हमको स्टार्ट करना है कि कौन सी वाली कहलाएगी? पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। कि कौन सी कंपनी को अपन क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अपन किसको कहते हैं? पब्लिक कंपनी अपन किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि किसको कहेंगे अपन पब्लिक कंपनी। ध्यान से समझना, क्लियर है? ठीक है ना। मैंने क्या बताया था? बेसिक कितने टाइप के बाइफर्केशन है? दो। कौन कौन से? पब्लिक और प्राइवेट। इसका मतलब कोई एक चीज डिफाइन होगी, दोनों चीजें डिफाइन नहीं होंगी। बहुत ध्यान से समझना इस बात का लीगल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इन लोगों ने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पता क्या दी है? कि जो प्राइवेट नहीं है वो सारी पब्लिक। सिंपल डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? ठीक है। मतलब उन लोगों ने क्या किया? प्राइवेट को डिफाइन किया कि मतलब कुछ कंपनी जिनके आर्टिकल में ये तीन बातें लिखेंगे वो प्राइवेट, बाकी सब पब्लिक। क्लियर है? ठीक है ना। ऐसा क्यों? पब्लिक क्यों नहीं डिफाइन किया? कि पब्लिक डिफाइन कर देते कि भाई जिसमें 200 से ज्यादा मेंबर हैं या जिसमें ऐसा है। हाँ, इसके कारण एक चीज होती है, हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ना, अच्छे से ड्राफ्ट करते और डिफाइन करना क्यों जरूरी है? डिफाइन क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों बोल दिया कि जो प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक? पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी होती है तो बहुत सारे रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो क्या मतलब, समझ रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं, सिंप्लीफाइड भाषा में बताऊंगा इसी बात को, ठीक है ना। इसको नोटिस करना। पब्लिक और प्राइवेट दोनों की दे देते, अगर दोनों फॉलो नहीं करते तो वो लोग तो सब सही बोल रहे हैं एक्चुअली में, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हम लोग पब्लिक डिफाइन करने जाते, समझ में आ रहा है, तो पता क्या होता है कि ये चीजें जो कर रहे हैं वो प्राइवेट, ये चीजें जो कर रहे हैं पब्लिक। तो ऐसा एक रास्ता निकल सकता था ऐसे केस में कि जो ये दोनों चीजें नहीं कर रहा है वो एक तीसरी टाइप की कंपनी बन जाती, जबकि हमको दो ही टाइप में करना था कि कंपनीज एक्ट के बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारी कंपनी को फॉलो करना है, और उसमें से कुछ रूल्स हैं जो प्राइवेट को फॉलो नहीं करने। समझ रहा है? इसलिए उन लोगों ने पब्लिक को बिल्कुल भी डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। ये सही तरीका है कि भैया बाकी सबको क्या बोल दो? पब्लिक। इससे हुआ क्या? इससे पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो बाकी सारी टाइप की कंपनीज में लग गया। अपने आप ही क्या हुआ? बाकी सारी टाइप की कंपनीज में क्या हुआ? बाकी सारी टाइप की कंपनीज क्या कहला गई? पब्लिक। पूरा कंपनीज एक्ट जो है इससे सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं तो फिर बीच का एक रास्ता निकल आता है जिसमें बोलते हैं कि भैया हम ना तो पब्लिक है ना तो प्राइवेट है, तो हम पे पूरा कंपनीज एक्ट का कोई रूल नहीं लगता। आ रहा है क्या ये समझ में? इसलिए डिफाइन करना जरूरी था। अरे सर, ठीक है ना। अब किस पर लगते हैं ज्यादा रूल्स? किस पर लगते हैं ज्यादा रूल्स? पब्लिक कंपनी पे लगते हैं ज्यादा रूल्स। अरे सर, क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ध्यान से समझना। किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? कस्टमर की तरह, एम्प्लॉय की तरह, शेयर। मतलब मेरा पैसा अगर किसी कंपनी में लगा हुआ है, समझ आ रहा है? ठीक है। तो हमारे अगर बहुत सारे लोग हैं, उनका पैसा अगर कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हमको कंट्रोल करने के लिए इस कंपनी पे रूल्स लगाए गए हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्लियर है? ठीक है ना। यहां जो केस है
इसमें एक और टाइप की कंपनी को कवर किया गया है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अगर पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा देती है, अगर जो पब्लिक कंपनी है वो किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा देती है, तो अल्टीमेटली वो किसका पैसा लग रहा है? पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा किस में लग रहा है? प्राइवेट कंपनी। याद रखना ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी तुमको, समझ में आ रहा है? यहाँ सीधा सिंपल सा ये लिखा है कि अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी, उसकी सब्सिडरी कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मानने लग जाना? पब्लिक कंपनी। भले ही अपने आर्टिकल्स में वो प्राइवेट कंपनी क्या हो? प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मानना? पब्लिक। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि अगर हमने पैसा किसी पब्लिक कंपनी में लगाया, पब्लिक कंपनी में कैसा पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगाया है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मानने वाले हैं? पब्लिक कंपनी जैसे मानने वाले। और ऐसा बोलने का मीनिंग क्या है कि उस प्राइवेट कंपनी पे भी वो सारे रूल लगेंगे जो किस पर लगते हैं, क्योंकि उसमें जो पैसा लगा हुआ है ना वो कहां से आ रहा है? पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक का पैसा आ रहा है, तो उस पर सारे रूल्स कैसे लगने चाहिए? जैसे कि वो एक पब्लिक कंपनी। लेकिन थोड़े मोड़े पैसे में अपन नहीं करते, समझ में आ रहा है? जब एक पब्लिक कंपनी का बहुत सारा पैसा, मतलब कि वो जो प्राइवेट कंपनी है वो सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब कि 50% ज्यादा पैसा लगा हुआ है उस प्राइवेट कंपनी में, तो क्या होगा? तो उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मानने वाले हैं हम? देखो जरा क्या बोल रहे हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड, ठीक है ना, हैज सच मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। अच्छा एक चीज, एक और कंस्ट्रक्शन वाली बात है, लीगल कंस्ट्रक्शन वाली। जैसे ये प्रोवाइडेड दैट लिखा रहता है ना जहां पर भी सेक्शन में, तो उसको बोलते हैं प्रोवाइजो, नाम वाली बात है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में जनरली एक कंडीशन, एक एडिशनल बात, कुछ भी इस तरीके से दिया रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोवाइजो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो सेक्शन का मेन हिस्सा रहता है, इससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, कुछ कंडीशन वगैरह रहती है इसमें। तो प्रोविजन दिया है, प्रोवाइजो दिया है दैट, ध्यान से समझना, अ कंपनी which is a subsidiary of a company not being a private company। समझ में आ रहा है? बहुत शानदार तरीके से दिया गया है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। चलो इसको अपन ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो तो शायद तुमको ठीक लगे, अच्छा लगे, ठीक है ना। ये रहा पब्लिक कंपनी, है ना। अपन डेफिनेशन देखते जाते हैं इसकी। प्रोवाइजो में क्या बोला है देखो जरा, ठीक है। कंपनी को पर्सन की तरह बना दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ा बहुत दिख रहा है? ये लाइट ऑफ करना ऊपर वाली, थोड़ा बहुत दिखा? अरे ये आदमी दिख रहा है कि नहीं? ठीक है हाँ। तो देखो क्या बोल रहा है, अ कंपनी, क्या लिखा हुआ एक बार रीड करो ना, कंटेंट यहाँ पर कमी है। तो देखो अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी, है ना, ये कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, यानी ये दूसरी कंपनी है, इस कंपनी की ये क्या है? सब्सिडरी। मैं उस लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, आ रहा है समझ में? जिससे आपको इंटरप्रिटेशन निकालने में मदद मिलेगी, समझ में? आप ये भी सीखेंगे कि किसी प्रोविजन का मीनिंग कैसे निकाला जाता है। तो देखो ये जो नीचे वाली कंपनी है, अपन उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अपन उस सेंटेंस का मीनिंग निकाल रहे हैं। अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ये कंपनी कौन सी है? तो वो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं आया समझ में? ठीक है, सब्सिडी। देखो लैंग्वेज का मीनिंग निकालना सीखो। अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? A company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be, तो ये कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो कि प्राइवेट नहीं है, इसको मान लेंगे, डीम्ड यानी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो ये इसको डीम कर लेंगे अपन क्या? पब्लिक कंपनी, भले ही, है ना, हाँ भले ही, मतलब इवन वेयर
such subsidiary company even where such subsidiary company is continues to be private company in its articles. भले ही ये जो कंपनी है इसके आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि ये कौन सी कंपनी है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपको दिया भी हुआ है इसमें शायद एनालिसिस में, ठीक है ना, और नहीं दिया तो लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है, कि पब्लिक कंपनी की जो भी सब्सिडरी है वो क्या है, पब्लिक कंपनी। समझ में? अब कोई कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी कैसे बनती है ये अलग से प्रोविजन में कवर्ड, समझ में आ रहा है? रीड कर लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने सिर्फ उस लैंग्वेज का आपको डायग्राम बनाया है। कल बताया था मैंने बेटा कि अब ये पॉइंट खाली डब्बा है, कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। आंसर लिखते समय आप मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि अभी कोई रेलेवेंस उसका नहीं है। प्राइवेट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी वाले रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, बिल्कुल। मतलब अब उसके भी शेयर पब्लिकली इशू हो सकते हैं। सुनो, ठीक है, समझो, मैंने यहाँ पर बोला कि भैया ये जो प्राइवेट कंपनी है, समझ आ रहा है, ये अपन क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी, समझ आ रहा है, ठीक है। क्या अपन ने ऐसा कहीं पढ़ा कि हर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया क्या कि जो भी कंडीशंस या रूल्स वगैरह हैं जो किस पर लगते हैं, पब्लिक कंपनी पे, वो सारे उस प्राइवेट कंपनी पे लग जाएंगे। प्रिविलेजेस मत देने लगो, प्रिविलेजेस अकेले पब्लिक कंपनी के पास भी फ्रीली नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी हमने ऐसा कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली पब्लिक इशू कर सकती है। और वो थर्ड चैप्टर है आपका प्रोस्पेक्टस, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि भैया अगर पब्लिक कंपनी को भी अगर पब्लिक इशू करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो प्रिविलेजेस देने की कोशिश मत करो उसको। अभी अपन ने क्या समझा बस कि पब्लिक जैसे रूल्स उस पर लग जाएंगे, मतलब अपन ने एक थीम क्या समझी कि ज्यादा रूल्स लग जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो मैं थीम के लिए, लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। उसका कंस्ट्रक्शन लीगल वाला मत करना, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, उसका कंस्ट्रक्शन लीगल वाला आगे के चैप्टर्स में होगा। हम लीगली इतनी बातें करते जा रहे हैं, जितना जितना हम कंटेंट कवर कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, लीगल कवरेज करते जा रहे हैं। इस लीगल कवरेज को करने के लिए कुछ जनरल नॉलेज हमको आगे के प्रोविजंस का होना चाहिए, वो जनरल नॉलेज में आपको देता जा रहा हूँ साथ में। इसका ये मतलब मत निकालना कि वो जो है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन करने लग जाओ, उन जनरल बातों का वो आएंगी और वो जिस समय आएंगी उनका लीगल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्लियर है क्या, आ रहा है समझ? बाकी जितना लिखा है उतना ही मानो, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो क्लियर है ये, ठीक है ना। तो चलो आपको क्वेश्चंस में मिल गए इसके बाद, आ रहा है समझ? एनालिसिस कुछ नहीं है, एनालिसिस इसी बात को डिफाइन किया गया। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। Public company means a company which is a private company which is a subsidiary of a company which is not a private company. In other words, subsidiary of a public company is always a clear है, ठीक है। और तीसरी बात का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रिस्क्राइब नहीं, पहले था 5 लाख कि भैया 5 लाख होना चाहिए तो तब जाकर के बन पाओगे आप पब्लिक कंपनी, ऐसा हटा दिया था उन्होंने। क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलो अब इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आप, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। और आप कौन सा करेंगे, 6th, क्लियर है, ठीक है। 5th काट दो बेटा, 5th काट दो, 5th धोखे से आ गया। 5th में या तो ये लिख लो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन चैप्टर का नाम लिख लो, 5th वाला जो है वो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन चैप्टर का है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो 6th वाला और 3rd वाला आपका होमवर्क है। 3rd वाला आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1st 2nd तो वैसे भी कवर हो ही जाएगा। 4th वाला करोगे आप तो आपका ठीक है 1st और 2nd कवर हो जाएगा। 3rd वाले का एक सिंगल पॉइंट आंसर है क्या, 3rd वाले का एक लाइन आंसर क्या है, 3,
पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? कम से कम 3। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ धोखे से काइंड भी छप गया है, तो ये काट देना, ये दोबारा छप गया है। काइंड है क्या आप लोगों के में? हाँ, तो वो काइंड दोबारा छप गए हैं, समझ में रहे? ध्यान नहीं देना, काट दो, मेरी बात मान लेना, मैंने ही नहीं बनाए ये नोट्स, समझ में रहे? ठीक है, तो मैं ही बोल रहा हूँ मिसप्रिंट, तो मान लेना मेरी बात, समझ में रहे? ठीक है ना, क्लियर है? धोखे से आ गए वो काइंड्स। वो आंसर जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, तो उसके नीचे वाला टॉपिक जो है वो भी कॉपी होके पेस्ट हो गया। ये सारा कंटेंट अलग अलग बुक्स से कंपाइल्ड है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां से जितने भी क्वेश्चन हो पाए वो सारे के सारे एक जगह मैंने इकट्ठे करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन आपका कौन सा है? 1% कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन आपका क्या है? 1% कंपनी। क्लियर है? ठीक है ना, तो सबसे पहले तो 1% कंपनी वेरिएंट किसका है? पब्लिक का या प्राइवेट का? प्राइवेट का। अरे हमने सबसे छोटी प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक अकेले बंदे ने अगर कंपनी बना ली, समझ रहे, तो ऐसा अलाउ कर दिया है 2013 एक्ट के बाद। इसके पीछे प्रॉपर गवर्नमेंट का क्या पर्पस है कि सोल प्रोप्राइटर वगैरह भी क्या बनाने लग जाए कंपनी, समझ रहे? प्रैक्टिकल सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए ये कि ओपीसी बनाना मतलब कि रूल्स, काफी सारे कंप्लायंसेस जो है वो अपने सर पर लिए गए। अरे तो इतने कंप्लायंसेस की जरूरत जो है वो नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये हो गई प्रैक्टिकल बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर 1% कंपनी बनाओगे तो क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिलेगा आपको? 1% कंपनी बनाओगे तो भी आपको कंपनी का दर्जा मिलेगा। मैंने पॉइंट ये है कि एक अकेला व्यक्ति अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करता है तो अपन एक ही व्यक्ति कहते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति अगर ओपीसी क्रिएट कर ले 1% कंपनी, तो वहां पर कितने लोग हो जाएंगे? आ रहा है समझ? ठीक है ना, लेकिन एक अकेले को अगर कंपनी बनाने बोल दिया तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी जिनको कर्व उन्होंने किया है। हर लॉजिक को अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कुछ बातें रूल्स के हिसाब से अपन पढ़ लेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, तो ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना, तो वो सारे प्रोविजंस जो कि एक प्राइवेट कंपनी में लगते हैं वो सारे किस पर लग जाएंगे? ओपीसी पर। आ रहा है समझ में? तो जैसे वो बोल रहा है मिनिमम पेड कैपिटल तो कुछ है नहीं, तो उस पर भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसके नोट्स बनाते जाए सिंप्लीफाइड भाषा में। अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस लगता है जो कि मैंने इंटरप्रेट किया है, समझ और आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए खुद के लिए इंटरप्रेट करना, तो उसके आप सिंप्लीफाइड भाषा में नोट्स बनाते जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, हिंदी टाइप में आप नोट्स लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो सारे प्रोविजन प्राइवेट वाले तो इस पर लग ही जाते हैं, कुछ अलग तरीके से भी डिफाइंड है। आ रहा है समझ में? अब क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, however certain provision of the act and rules are applicable only to OPC and not to all private company। कुछ ऐसे प्रोविजन जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाने पड़े? ओपीसी, क्योंकि एक अकेले बंदे को अपन क्या क्रिएट करवा रहे हैं? कंपनी। तो कुछ रूल्स ऐसे थे जो हमको किस पर लगाने पड़े? सिर्फ और सिर्फ ओपीसी पे। ये बातें उतनी काम की नहीं है। आ रहा है समझ में? ये आपकी भूमिकाएं बना रही है ये बातें। क्लियर है? ठीक है ना, अब टू कंक्लूड, ठीक है ना, तो यहां पर फिर उन्होंने अपनी ऊपर की दो बातों को कंक्लूड कर लिया। ठीक है ना, कि जो कुछ बातें सिर्फ ओपीसी पे लगती है वो तो ओपीसी निभाएगा ही, बाकी कुछ अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो सारी बातें जो कि प्राइवेट कंपनी पे लगती हैं वो सारी बातें कौन निभाएगा? ओपीसी। अरे समझ में? मतलब एक प्राइवेट कंपनी की वो सारी बातें जो कि प्राइवेट कंपनी को लगती है वो निभानी पड़ेंगी, उसके अलावा ओपीसी के लिए एक्सक्लूसिवली जो बनी है वो भी ओपीसी को निभानी पड़ेगी। हो सकता है इस डिस्कशन को सुन के आपको लगे कि ओपीसी को तो बहुत सारे प्रोविजन निभाने पड़ रहे हैं, फिर नहीं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेक्शन में ओपीसी को सेपरेट एग्जेम्पशन भी मिला हुआ है। और समझे कि ये वाला प्रोविजन जो है वो ओपीसी को नहीं निभाना पड़ेगा, इसलिए उतना हार्श नहीं है। याद रखना सबसे इजी ओपीसी ही रहेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सबसे कम प्रोविजन ओपीसी पे ही लगाएंगे, अदरवाइज इसको इंस्टॉल करने का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, कोई बनाएगा नहीं फिर ओपीसी, क्योंकि जिसने भी बनाई ओपीसी एक साल के अंदर अंदर समझ में रहे 50 प्रकार के डिफॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि बंदा अपना बिजनेस पे ध्यान देगा या कंप्लायंसेस पे। आपको बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? ठीक है ना, तो यहाँ लिखा ऐसा है कि भैया उस पर प्राइवेट वाले सारे लग जाते हैं और ओपीसी के लिए स्पेशली कुछ बना है, कोई बहुत हार्श नहीं है। हर समझ में? जनरल बातें जो जरूरी थी। क्लियर है? ठीक है, अब कौन से वाले वो स्पेसिफिक प्रोविजन हैं जो ओपीसी पर लगते हैं, ये डिस्कशन फिर भी थोड़ा काम का है अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो। क्लियर है? ठीक है ना, इसके पहले भूमिकाएं बना रहे थे वो। तो अगर कोई कंपनी ओपीसी बन रही है
तो मेमोरेंडम एक बंदा उसका सब्सक्राइब करेगा, बहुत गजब बात बता दी इन लोगों ने। मेमोरेंडम क्या होता है? बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि जो फाउंडर या जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं। सिंस ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? वही एक क्या कर लेगा? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लेगा, तो इसको एक ही सब्सक्राइब करेगा। फिर बोल रहे हैं कि उस हाँ, ये वाला क्लॉज जो है थोड़ा सा अलग है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इसको तुम कह सकते हो नॉमिनेशन क्लॉज। मेमोरेंडम में नॉमिनेशन क्लॉज, अपन मेमोरेंडम वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे, क्लियर है? नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है ना। क्या होता है कि नॉर्मली कंपनी जो होती है, नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, समझ में आ रहा है, प्राइवेट या पब्लिक, उसमें क्या होता है कि इस बात के चांसेस बड़े कम होते हैं कि सारे के सारे मेंबर्स जो है वो उनकी डेथ हो जाए, आ रहा है समझ में? इसलिए उसमें ऐसा कुछ खास प्रोविजन होता नहीं। लेकिन ओपीसी में सिंस एक अकेला बंदा है, समझ में आ रहा है, तो हमको पहले से अपना उत्तराधिकारी चुन करके जाना पड़ता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब ये कि वो एक बंदा मेमोरेंडम में ही लिख देगा किसका नाम? एक ऐसे व्यक्ति का नाम कि मेरे बाद जो मेंबर है वो कौन बन जाएगा? वो पर्सन। आ रहा है समझ में? सिंस ये अकेला ही है इसलिए क्या होगा? ये नॉमिनेट करके जाएगा किसी पर्सन को, जो कि इस पर्सन के बाद, इस एक मेंबर के बाद कौन बन जाए मेंबर, उसको पहले से तय करना पड़ेगा। अब समझना, ये विल जैसा नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी जो है, समझ में आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल हो सकता है कि वो लाइबिलिटीज का बंच दे दे उसके सर पे। आ रहा है समझ में? तो प्रॉब्लम भी हो सकती है ना भाई, समझो, किसी को प्रॉपर्टी मिल रही तो उसके लिए मना नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी को कंपनी की मेंबरशिप मिल रही है तो वो हो सकता है कि क्या कर दे? मना कर दे। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर होता क्या है कि नॉमिनेशन क्लॉज में आप उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखते हो जो कि आपके बाद क्या बन जाएगा? लेकिन समझ रहा है, ये बात आपको उससे भी क्या करनी पड़ेगी? पहले पूछनी पड़ेगी, और ये बात रिटन में पूछनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? और इस बात का जो इंफॉर्मेशन है वो आरओसी को भी देनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? सारी बातें जो है वो आगे की गई हैं, क्लियर है? ओपीसी में अभी वो सिर्फ कितना बता रहा है? इन केस ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम शैल स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन, वो थर्ड पर्सन, जो इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द मेन मेंबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी। आ रहा है क्या समझ में? एक बार रीड करो इसको। रीड करो इसको। नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा उस ओपीसी को? वन पर्सन कंपनी को, या तो शॉर्ट में ओपीसी, या तो फिर पूरा 1% का। आ रहा है समझ में? हर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, लेकिन ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? क्लियर है? ठीक है ना। और मेंबर 200 से एक्सीड नहीं हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, लेकिन ओपीसी में मैक्सिमम भी कितने होंगे? 1। बहुत नई बातें और बहुत कठिन कठिन बातें जो है वो ये बता रहे हैं हमको। आ रहा है समझ में? कंफ्यूज मत होना इसमें बेटा। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स। आ रहा है समझ में? हाउएवर ओपीसी शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर। ये डाइसी है, समझ में आ रहा है? मिनिमम बोल रहा है, कई जगह पर बोलता है एक ही डायरेक्टर होते हैं, यानी प्रैक्टिकली आप एक से अधिक डायरेक्टर कर सकते हो। लेकिन ये बात उतनी रेलेवेंट नहीं है कि हम इसको डिस्कशन में भी लेकर के आए, भैया मिनिमम है कि मैक्सिमम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ? उसको 2 मैनेजर रखने, 2 डायरेक्टर रखने, एक अकेले को तो रख लेगा, समझ में आ रहा है? इतना सब सोचा भी नहीं था ओपीसी बनाने में, सोल प्रोप्राइटर्स को बस कन्वर्ट करने के लिए उन लोगों ने ये प्रोविजन लेकर के आए। क्लियर है? ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको याद रखने के लिए सिंगल सिंगल कुछ वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, जैसे नॉमिनेशन क्लॉज। आ रहा है समझ में? सिंगल मेंबर, तो सिंगल मेंबर के इम्प्लीकेशन जितने भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर अभी कुछ ही बातें, बाकी और बहुत सारी बातें जो है फॉर्मेशन के टाइम पे ओपीसी की वो सब हम लिखेंगे। तो हम सारा कुछ कंपाइल कर लेंगे। हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर में क्या होगा? कंपाइलेशन। ठीक है ना। एक साथ खूब सारी बातें ना पढ़नी पड़ जाए ओपीसी को लेकर के, इसलिए थोड़ी थोड़ी वो दे दे रहा है, मतलब बीच बीच में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो आपको ये पता लग गया कि ओपीसी में ऐसा होता है कि एक पर्सन का नाम देना पड़ता है जो कि इस मेन मेंबर के मरने या इनकैपेसिटी के बाद क्या हो जाए? मेंबर बन जाए। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है ना। बाकी सब तो सिंपल है, बोलो क्लियर है ये? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं बाद में। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी आगे आएंगे प्रोविजन। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी के 3 वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी प्राइवेट कंपनी कौन सी कहलाएगी? ठीक है ना। अब उसके बाद फिर कौन सी है? स्मॉल कंपनी।
और स्मॉल कंपनी के बाद अदर प्राइवेट कंपनी जैसे हम बोलते हैं तो क्या होती है, वो बड़ी है कि छोटी है? बड़ी प्राइवेट कंपनी। आ रहा है समझ में? तो अदर प्राइवेट कंपनी को अपन किस तरीके से याद रखने के लिए क्या करेंगे अपन? बड़ी प्राइवेट कंपनी के नाम से याद रख सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखो, कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्मॉल कंपनी। कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्मॉल कंपनी, a company shall be a small company only if it satisfies, क्या लिखा है? बोथ। क्या लिखा है? बोथ। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इस वर्ड को क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि इंटरप्रिटेशन में बहुत बड़ा रोल है। आ रहा है समझ में? बोथ को अंडरलाइन कर लो। आ रहा है समझ में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि हमको ये समझ नहीं आता कि भैया सिर्फ किसी एक को निभाने से हो जाएगा या दोनों को निभाने से हो जाएगा। अच्छा, दोनों बातें निभानी भी है तो नेगेटिवली या पॉजिटिवली, इस बात से भी फर्क पड़ता है। देखो, अगर मैं इसका इंटरप्रेटेड फॉर्म दूं आपको, समझ रहा है? इसका मैं इंटरप्रेटेड फॉर्म दूं ना, तो पता वो कैसे होगा? समझ रहा है? ठीक है, कि जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो और टर्नओवर भी साथ के साथ क्या हो, 2 करोड़ से कम हो, सिर्फ ऐसी ही कंपनी क्या हो सकती है? सिर्फ ऐसी ही कंपनी क्या हो सकती है? मतलब उन कंपनीज को अपन ऑटोमेटिकली क्या बोलने लग जाएंगे कि वो क्या है? स्मॉल कंपनी। कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, समझना है? सिंपल, आप प्राइवेट कंपनी हो, बस आप इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? स्मॉल कंपनी। क्या फर्क पड़ेगा? स्मॉल कंपनी है तो बहुत सारे प्रोविजन आप पर नहीं लगेंगे। ठीक है ना। और भी कुछ कंडीशन है नीचे कि आप पब्लिक नहीं होने चाहिए और आपकी कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। सेकंड और थर्ड पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी याद है क्या? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली जो कंपनी, वो नहीं हो सकती। आ रहा है समझ में? और इट इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट से गवर्न नहीं होना चाहिए। फिर से अपन देखते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल कंपनी जो है वो कौन सी होगी? मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन आपको क्या दिया कि 50 लाख से कम पेड अप कैपिटल और 2 करोड़ से कम टर्नओवर, ये दोनों चीज कैसे होनी चाहिए? साथ है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? लैंग्वेज देखना, जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखो। कंपनी विल बी अ स्मॉल कंपनी ओनली इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग कंडीशन। और ये जो कंडीशंस है, समझ में आ रहा है? ये कैसे लिखी हुई है? इट्स पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड, इट्स पेड अप कैपिटल डज नॉट, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यानी अप टू 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझो, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़। इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। इस बात का मीनिंग ये लॉ में इसलिए रखा गया है कि कल को सरकार इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर के कितना तक कर सकती है? 10 करोड़ तक। उसके ऊपर अगर बढ़ाना है तो एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, समझ में? फिर पार्लियामेंट बैठेगी। तो अभी कोई मतलब का नहीं है ये वाला पैच। आ रहा है समझ में? ये बस क्या है, एक तरीके से अगर आपको कैपिटल का पता हो तो ऑथोराइज कैपिटल टाइप का है जिसका कोई यूज नहीं है अभी। आ रहा है समझ में? ये 10 करोड़ वो लिमिट है जिस पर कल को जा सकते हैं। अभी एप्लीकेबल लिमिट कौन सी? 50 लाख। अभी एप्लीकेबल लिमिट कौन सी है? 50 लाख। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो 50 लाख, तो इसलिए अपन इसको छोड़ रहे हैं और यहां पर भी इसको अपन छोड़ रहे हैं। इसकी लिमिट 100 करोड़ तक जा सकती है। ठीक है ना। तो इट्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, इट्स टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, ठीक है, ₹2 करोड़। तो आप देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है इफ इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द कंडीशन। तो उस केस में क्या होता? किसी एक में भी कम होते तो वो क्या कहलाती? स्मॉल कंपनी। लेकिन अभी स्मॉल होने के लिए क्या जरूरत है? न टर्नओवर बढ़े और ना ही पेड अप कैपिटल। कोई एक चीज में भी अगर आप क्या हो गए? एक्सीड, तो क्या कहलाओगे? फिर आप स्मॉल कंपनी का दर्जा। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती है। पहली क्या है कि इसका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर ना जाए। दूसरा कि उसका जो टर्नओवर है वो किसके ऊपर ना जाए? 2 करोड़ के ऊपर। आ रहा है समझ में? टर्नओवर अपन देखेंगे कहां से? एज पर P&L अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आ रहा है समझ में? तो चलते साल में तो कुछ अकाउंट्स बन नहीं रहे, समझ में आ रहा है?
अकाउंट्स कब बनते हैं? पूरा साल खत्म होने के बाद। तो जस्ट जो पिछला साल है उसके बेसिस पर अपन देखने वाले हैं। आ रहा है समझ में? जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो आपका फाइनेंशियल ईयर है जो पिछला खत्म हुआ, समझ में आ रहा है, उसमें आपको मिल जाएगा आपका क्या? टर्नओवर। पेड अप कैपिटल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पेड अप कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है? टर्नओवर पूरे साल भर का टोटल होता है, क्लियर है? तो 20 साल के बीच में नहीं देखेंगे अपन, साल के बीच में नहीं देखेंगे अपन, ये देखेंगे कि पिछले साल कितना टर्नओवर था, उसके बेस पे इस साल अपन तय करेंगे कि वो स्मॉल कंपनी है या नहीं। आ रहा है क्या समझ? क्लियर है क्या? ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि ये कंपनीज स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो अब इस दोनों का मिक्स समझना, ठीक है। जब उसने बोला कि इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, ए लिमिटेड है, पब्लिक प्राइवेट कैसे पहचानते हैं? पब्लिक कंपनी क्या है? सिर्फ लिमिटेड लगा होगा। तो मान लो ए लिमिटेड है और ए प्राइवेट लिमिटेड, तो ए लिमिटेड जो है उसका पेड अप कैपिटल कितना है? 50 लाख से कम है, और उसका टर्नओवर भी जो है वो 2 करोड़ से कम है। तो बताओ क्या वो स्मॉल कंपनी है? क्या वो स्मॉल कंपनी है? तो क्यों? क्योंकि उस पर अपन टर्नओवर या पेड अप कैपिटल के लिमिट नहीं देख रहे, उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि वो क्या है? पब्लिक है, प्राइवेट। आ रहा है समझ में? दूसरा क्या बोल रहा है? अगर वो कंपनी किसी भी कंपनी की होल्डिंग, अगर एक कंपनी किसी भी कंपनी की होल्डिंग, तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं। अपन बोल रहे हैं कि भाई तुम एक कंपनी खरीद सकते हो तो फिर तुम छोटे नहीं हो। आ रहा है समझ में? तो अगर एक कंपनी किसी की होल्डिंग है, अगर एक कंपनी किसी की सब्सिडरी है, तो वो ग्रुप का हिस्सा हो गई एक तरीके से। आ रहा है समझ में? तो फिर क्या होगा? हम उसको क्या नहीं बोलने वाले? क्या कंपनी नहीं बोलने वाले? स्मॉल कंपनी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो उसको स्मॉल का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर समझ में इसके और भी लॉजिक्स हैं, ठीक है ना? इसके क्यों के बहुत सारे जवाब है, लेकिन ठीक है छोड़ दो, क्योंकि किसी को फिर बनाना होगा तो वो क्या करेगा? 2 पार्ट में बांट देगा। मेरा पेड अप कैपिटल मान लो कि 70 लाख पहुंच जाए तो वो 35 लाख कर देगा। टर्नओवर है तो टर्नओवर 2 कंपनी के बीच में डिवाइड कर देगा। ऐसे करके स्मॉल बना रहेगा ताकि ज्यादा रूल्स ना लगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए आप किसी भी कंपनी की अगर होल्डिंग या सब्सिडरी हो, तो भले ही आप लिमिट में कम हो, आप क्या हो जाओगे? स्मॉल कंपनी का दर्जा खो दोगे। क्लियर है? चौथा क्या है? इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 8 के नाम से जानी जाती है, और नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम से जानी जाती है, और लाइसेंस्ड कंपनी के नाम से जानी जाती है। समझ में? कंपनीज एक्ट में ऐसे प्रोविजन है कि आप ऐसी कंपनी बना सकते हैं। कैसी कंपनी बना सकते हैं? जिसका की पर्पस क्या हो? जिसका की पर्पस क्या हो? चैरिटेबल। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप कंपनी बनाते हो तो स्मॉल कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी तो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते, आप कुछ भी हो सकते हो। आ रहा है समझ में? इसका भी लॉजिक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये बात याद करने वाली है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो भी क्या नहीं होगी? स्मॉल कंपनी नहीं होगी। क्लियर है? लास्ट क्या है? ठीक है, किसी भी स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाली कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। एक तो ये समझो कि स्पेशल एक्ट से अगर बन रही है ना कंपनी, तो कोई छोटी मोटी कंपनी वैसे भी नहीं बनती। और समझ में? स्पेशल एक्ट से बनी कंपनी कैसी हो सकती है? जैसे कि एसबीआई जो है वो अलग से बनी हुई है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जैसे LIC है, लेकिन LIC PFI है, अगर वो कंपनीज एक्ट में जैसे रजिस्टर्ड है तो वो होगी। समझना? लेकिन ये बात समझो कि कंपनी बनी है, आ रहा है समझ में? और किस में बनी है? स्पेशल एक्ट में। तो फिर हम उसका टर्नओवर नहीं देखेंगे, यानी ये एक्सेप्शन हो गए। यानी अगर इसमें आप फॉल हो गए, समझना है, तो फिर हम लिमिट देखने वाले नहीं है। इसके अलावा जो भी कंपनी है उनमें अपन लिमिट देख करके ये तय करेंगे कि आप क्या हो? स्मॉल कंपनी हो या नहीं। क्लियर क्या? फटाफट रीड कर लो इसको एक बार, ठीक है ना? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अपन डिटेल में पढ़ने वाले अलग से। आ रहा है समझ में? बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? सेपरेटली पढ़ेंगे अपन होल्डिंग कंपनी। मतलब यहाँ पे स्मॉल कंपनी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो अपना टर्नओवर और पेड अप कैपिटल वगैरह डिवाइड कर सकता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि उसको स्मॉल कंपनी ही रहना है, तो उसका टर्नओवर जैसे ही बढ़ा तो उसने क्या किया? 2 कंपनी बना ली, एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी। 2 कंपनी में टर्नओवर डिवाइड कर दिया ताकि स्मॉल ही बने रहे, ताकि ज्यादा रूल्स ना लगे। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, ऐसा नाटक नहीं चाहिए। आपकी कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी है तो हम क्लब कर लेंगे एक तरीके से, मतलब हम मानेंगे नहीं आपको कि आप स्मॉल कंपनी हो। क्लियर है?
लिख करके देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, समझ आ रहा है? क्वेश्चन 2 फटाफट लिख करके देखो उसको। हाँ, एक जेनरिक मतलब बहुत प्रॉपर फुल फ्लेज नाम भी हो तो चलेगा, लेकिन एक रीजनेबल दिमाग हिट कर जाए कि लिखना क्या है। आएगा तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान लग रहा है कि भाई 2 लिमिट है, 5 कंडीशन है, सिंपल है, लेकिन भाषा क्या यूज करोगे उस पर फर्क पड़ जाता है। कोशिश करना कि कंटेंट रेफर मत करो, इतना डिस्कशन हुआ है उसके बेस पे कोशिश करो कि अपने आप से लिखो। प्रॉपर 2 पार्ट में बस आंसर कर सकते हो इसका, ठीक है ना? कि पहले लिख दो कि भाई स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, समझ आ रहा है? ठीक है, और फिर क्या करोगे, जैसे उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन की 2 पार्ट, क्योंकि 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे। पहला सवाल क्या है? हाँ मतलब मैं बस चाह रहा हूँ कि एक बार हाथ चल जाए, मतलब कि जैसे 2 पार्ट वाला है तो कंक्लूजन के 2 पार्ट कैसे बनते हैं, पूरे फुल फ्लेजेड की ऐसी नीड नहीं है ना? प्रैक्टिस ही ऐसे कर लो ना कि कभी फंसो तो भी दिक्कत ना हो, रियल वर्जन में तो नंबर मिल जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के पहले
सेक्शन नंबर 3 आओ। ओवर 2 करोड़ लिख रहे हैं, वो तो दिख ही नहीं रहा। 2 है और भी करोड़ है, समझ रहे हैं, अंदाजा लगा कि ये वो होगा, लेकिन मेरे को लगा कि ये अच्छा दिखने चाहिए ना भाई।
छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो आप कैसे लिखोगे? आपके कंक्लूजन के दो पार्ट होने चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब कुछ लोगों ने क्या किया है कि कुछ लोगों ने ये लिखा है और ये वाला नहीं लिखा, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब 10 करोड़, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये उतना जरूरी है, सच नहीं जान पड़ता, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन सजेस्टेड आंसर में हो सकता है। दूसरा, किसी भी एक की भी कॉपी में है और उसके बाद आपकी कॉपी चेक हो रही है, ठीक है ना, तो ये पिक्चर में आता है एग्जामिनर के, समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि ये कंडीशंस मैक्सिमम लोग भूल गए हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आता है या 3 नंबर के लिए आता है तो ठीक है, मैं नहीं बोला था कि शॉर्ट में लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ रहा है समझ में। हाँ, उस बात को जिसने कंसिडर करके किया तो सही है ना, समझ में आ रहा है। मैं किसी को पिन पॉइंट थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी बात समझना, ठीक है। तो इन जनरल एग्जाम के पॉइंट से ध्यान रखना कि अगर 4 नंबर का भी आता है, समझ में आ रहा है, तो फिर ये कंडीशंस भी आपको लिखनी पड़ जाएंगी, आ रहा है समझ, ठीक है ना। कई बार छुपी हुई बातें होती है, अपन सिर्फ टर्नओवर देख पाते हैं, आ रहा है समझ, और शुरू में लिखा है एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड तो वो ठीक है, एमएनपी लिमिटेड लिखा होता तो सारी कहानी बदल जाती, आ रहा है समझ। हाँ, क्योंकि इसने क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो जरा, इसने क्वेश्चन बोला कि वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, समझ रहा है। जब वो ये सवाल पूछ रहा है तो मेरे को तो सारा कुछ बताना पड़ेगा। दूसरा, मैं तुमको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, समझ आ रहा है कि एक ने अगर पूरी बातें लिखी है और सजेशन आंसर में अगर वो लिखा हुआ है, मतलब जनरली समझो, अगर मान लो कि मैं आंसर्स बनवाता हूँ, जैसे समझ आ रहा है, मैं कोई टेस्ट सीरीज बनवाता हूँ तो मैं उसके आंसर्स जब बनवाऊंगा तो मैं स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन टिक करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब आपका आंसर चेक होगा तो वो स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन से होगा, किसी ने नहीं लिखी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी नहीं लिखी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने ही बोला था कि हाँ इसको शॉर्ट में कर दो, मेन बात आपने लिख दी, ठीक है। अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है या बहुत कम मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है, तो हाँ ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी कंडीशंस की जरूरत होगी, सिर्फ बेसिक कंडीशन जो है वो पूछी गई होगी। क्लियर है क्या? बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ज्यादा लिखना कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन आपके मार्क्स जो है वो किसी भी बेसिस पर कट सकते हैं, इसीलिए थ्योरी में 100% मार्किंग नहीं हो पाती, क्योंकि कोई एक सेट स्टैंडर्ड है नहीं। वो एक सेट स्टैंडर्ड तुम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, जो सजेस्टेड आंसर होते हैं, समझ में,
उनको देख के कॉपी करोगे ना तो 4 घंटे लग जाएंगे तुमको। तुम इस बात को समझो कि जब क्वेश्चन और आंसर बनते हैं ना, समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकल लेवल पर, तो कोई उस पेपर को दे के नहीं देखता। इसीलिए एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम जब होते हैं तो कभी कभी पेपर लेंथी हो जाता है बहुत ज्यादा और कभी कभी नॉर्मल रहता है। क्लियर है? तो हमको उस सब्जेक्टिविटी को हैंडल करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, जितना ज्यादा लिखोगे तो उसमें दिक्कत कभी नहीं होगी। तो तुमको एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा कि तुम्हारा पेपर भी पूरा कंप्लीट हो, कितने मार्क्स का आए, तो ये डिसीजन मेकिंग होगी। मैंने बोला तुमको जैसे कि अप टू 3 मार्क्स तक का है तो वो सारी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर का है तो वो कंडीशंस लिख दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और कंटेंट लिखने के लिए है ही क्या हमारे पास। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर कुछ लोगों ने उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया, जैसे वो 10 करोड़, वो बात की जो लैंग्वेज है वो मिस हो सकती है। समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ ही दिखने लग जाए, आपका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ ही दिखने लग जाए, आपकी लैंग्वेज से ऐसी हिंट ना हो। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, उसके बाद फिर किसे से और कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन का? बेस्ड ऑन लायबिलिटी। ठीक है ना? यहां लायबिलिटी को उसको डैश करके लिख लेना, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, क्योंकि जनरली इसमें आंसर लिखते समय और समझते समय भी अपने को लगता है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। नहीं, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। आ रहा है समझ? क्लियर है? कंपनी के मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, अपन बोलेंगे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मतलब शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए लायबिलिटी, आपने 6 रुपए पे कर रखा तो 4 रुपए आपसे और मंगाए जा सकते हैं। इसके अलावा और आपसे कुछ भी पैसा मंगाया नहीं जा सकता। कंपनी को कितना भी लॉस, अब बचेगा तो वापस भी मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब? 2 टाइप की हो सकती है कंपनी, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। क्लियर क्या? ठीक है ना? तो विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल में क्या है कि विद शेयर कैपिटल प्लस गारंटी, मतलब गारंटी एक पर्सनल अमाउंट जो कि हर मेंबर ने क्या किया, अंडरटेक किया है कि अगर कंपनी डूबती है और लायबिलिटी बच जाती है तो मैं इस अमाउंट तक घर से और लेकर के आने तैयार हूं। तो वो एक मैक्सिमम अमाउंट है, रैंडम मान लो 5000 है, समझ में आ रहा है? तो हर मेंबर अगर कंपनी डूबी, लायबिलिटी बची है तो अप टू 5000 वो क्या कर सकता है, घर से लेकर के आ सकता है। अब मान लो वो 5000 लेकर के आ गया, तब भी और लायबिलिटी बची हुई है अभी कंपनी की, तो क्या होगा, और उसको घर से लेकर के आने नहीं है। वो लॉस कौन सा आएगा फिर? क्रेडिटर। क्रेडिटर आ रहा है समझ? ठीक है, कंपनी तो खत्म हो गई ना। क्लियर है क्या? ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? गारंटी का अमाउंट कब मंगाया जाता है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। गारंटी का अमाउंट कब मंगाया जाता है? जब कंपनी क्या हो रही है? वाइंड अप हो रही है। क्लियर है? और अनलिमिटेड कंपनी जिसमें की लायबिलिटी जो मेंबर्स की है उस पर कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल कैसे, जैसे कि किसमें होता है? पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कोई डाउट है तो बताओ इसमें। कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल है, क्लियर है? डाउट कुछ? ठीक है। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस दिया है, बहुत ही अलग टाइप का है। ठीक है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सारा सा है। इसमें ये लोग गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल वाली कंपनी में बाइफरकेशन कर रहे हैं। बहुत अजीब सा डिफरेंस है ये, बहुत अजीब सा डिफरेंस। क्यों? क्योंकि गारंटी कंपनी ही अपने आप में 2 टाइप की हो सकती है, शेयर कैपिटल। अगर मैं यहीं पर गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल कर दूं तो ज्यादा डिफरेंसेस रह ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ इन लोगों ने फिर किस तरीके से बाइफरकेशन किया है? गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल और गारंटी और सिंपल कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो एक डिफरेंस इन्होंने बोला कि इसमें गारंटी होती है, इसमें गारंटी का कोई सवाल नहीं उठता। आ रहा है समझ? ठीक है ना? ये बिना शेयर कैपिटल की हो सकती है, इसमें तो है ही। ये तो अपन किससे डिफरेंस निकाल रहे हैं? शेयर कैपिटल वाली कंपनी से। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो इसको एक बार रीड कर लेना, फिर अपन इसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है ना? ठीक है, सबसे मेन जो है वो है तुम्हारा होल्डिंग और सब्सिडी। लेकिन अभी वक्त हो चला है, आ रहा है समझ? ठीक है ना? कि 12 बज गए हैं। ठीक है, चल
तो इसको एक बार रीड करके आ जाना, ठीक है। आज अपन इतना ही करते हैं, क्लियर है। सुनो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है बेटा, ये ठीक है ना, सब्सिडरी खा गई है, ठीक है। चलो होल्डिंग एंड, इसमें ऐसा वो पटा रख के होता है, सब्सिडरी लिखी है, ठीक है। चलो अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है, 5 बजे रहते हैं और हम लोग की क्लास की 10 पे, ठीक है। कर सकते हो ऐसा, बीच वाले ब्रेक में लेना। आज ऋतु मैम की क्लासेस नहीं है शायद, ऐसा दिखती हो रही थी। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टेक वाला केस संडे को रख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टेक वाला संडे नहीं भैया, संडे छोड़ दीजिए। नहीं तो फिर मैं वीकडेज में रखूंगा, तो मैं शाम को रखूंगा। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चल जाएगा, चल जाएगा। प्री बैच वालों सब लोग अग्री नहीं करेंगे ना, मैंने ये भी तो बोला कि तू अग्री हो जाएगी, सब अग्री कैसे हो पाएंगे, सबकी प्रिपरेशन नहीं ना भाई, तू भी प्रैक्टिस कर चुका है, ठीक है ना। तो अपन मंडे को रख लेंगे, फिर मैं मतलब वही क्लास के बाद एक्सटेंशन होगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, देख लो, हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं। अबे इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो पता नहीं, इसमें सेक्शन 44 भी है, 24 भी है, तो वो बीच में रहेगा। वो वाला जो पढ़ के बोला था मैंने कि पढ़ के लेते हो उसको, किसी भी बताया अब मैंने को यही बोला था अलग है। चलो यार ऐसा हो रहा है, कल ब्रेक, आज ब्रेक में लिखूंगा, ब्रेक में लिख लेता हूँ, आज मैं भी लिखूंगा। मैंने नहीं लिखा क्योंकि 4 या 5 टाइम नहीं रहेगा, क्लास नहीं रहेगी अभी, क्लास में तो अभी पहले लेक्चर और नहीं क्लास रहती है। नहीं मतलब मैंने देखा कि नल्ले घूमते रहते हैं, मुझे क्लास में ऐसे घूमते रहते हैं, फिर मैं ऐसे देखता हूँ।
ये फॉर्म सबमिट करना है वहाँ अबे वो लोग मैं रूम की बात आशिक उसको नाम वो फॉर्म भर गया सबको क्या हो गया? ये फॉर्म लेना है। अरे फोटोग्राफ तो लाई होगी ना। ये कौन सा है? अरे 2 महीने लगाने अभी वो वापस चल जाएगी। अरे डेट नहीं डाली। वहाँ पे फोटो और डेट नहीं डाली। तो यार वो ये बताओ। मुझे लगा दिया तो फॉर्म स्कैन हो जाएगा तो फिर बाद में फॉर्म वापस भी तो मिलेगा ना तो उससे अभी करके दे दीजिए। क्या वो साइन नहीं किया सौरभ फॉर्म लेने को बता मन कर रहा है नाम बिल्कुल बाहर नहीं चल रही ऑफिस बिल्कुल
तो क्या बी 100 को दोगे क्या फिर और नहीं पता चलेगा पूरा मिल नहीं गया और मेरे पे दीदी ने फिर भी कम मांगा मैं तो मना किया था किसके लिए किससे हमारी तो ठीक में बात की थी पता है कब नहीं जब शाम को मैसेज करके उन्हें सारे पैसा भरने में आज भी ये हलाई अरे नहीं कुछ मत निकाले बता मैं एटीएम का अपना ब्लैक कलर ये सेविंग मेरे को बड़ी याद आ रहा सुबह से मैंने पहन के देखा ही इंस्टाग्राम की पिक्चर में भी है मेरे को तो फ्रेंड लग रहा है अपने को नहीं मेरे को दिखा के बोला था मॉडी मेरे को बहुत अच्छा लगा देखिए समझ रहे सकते वाला है नहीं वो तो शायद वो है जो बेड़ा ना वाला थोड़ा ऐसे तो लगता है ये वाला हाँ दो चीजें अच्छा ये अलग है मुझे लगा सेम है अरे यार मैं पटियाला तुम लोग डांस कौन बना भी है
एक ही बार मैंने वो दिखाने वाले हमने कब देख लिया वो समझ में आ गया तो अब नेचर में डाल दिया हमने तो बात नहीं की के अंदर सीधे मम्मी के लिए आंटी के लिए आपको पर्सनल हम शॉपिंग में थे तो दोनों हाँ चाचा जी मम्मी का चलो 2 चीजें बची थी ना। दीप्ति से पूछो, मुझे लगता है कि जाना होगा शायद, पता नहीं।